हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन सीएमए। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि मैंने पिछले एक हफ्ते से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि थोड़ा सा शेड्यूल हमारा बन नहीं पा रहा था, लेकिन अब हमारा शेड्यूल प्रिपेयर हो चुका है और अब हम आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे मैं आपको वीडियो अपलोड किया करूँगा। आपको डेली सुबह मॉर्निंग में 9 to 10 o'clock में आपको वीडियो मिल जाया करेगी। आप सुबह या शाम को कभी वीडियो देख ले, बट मैं आपको रेगुलर 9 से 10 बजे के बीच में मॉर्निंग में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप निश्चिंत रहें, आपसे आपको रेगुलर वीडियो आपको मिला करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर हमें पढ़ना क्या था। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 5 तक नहीं देखा तो पहले आप उसे देखो, फिर ये लेक्चर नंबर 6 आप देखो, क्योंकि तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब देखते हैं कि बात करते हैं कि सर टॉपिक्स की। तो मैंने स्टार्ट किया था आपका जो लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था स्टडी नोट नंबर 1, जो कि है अकाउंटिंग बेसिक। अब मैंने आपको समझाया था, हर लेक्चर में समझाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, जो यूनिट हमारा चैप्टर नंबर 1 है, स्टडी नोट नंबर 1 है, उसमें टोटल 7 यूनिट्स है। देखो 1.1 से लेकर 1.7 तक हम अभी भी 1.1 यूनिट ही पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे सर 1.1 यूनिट में टॉपिक कितने हैं। देखो पॉइंट नंबर 1.1 यूनिट जो हमारा है उसमें इतने सारे टॉपिक हैं। सर आज हमें क्या करना है, ये हमारा आज हमें यूनिट 1.1 कंप्लीट कर लेंगे 100%। हमने यहाँ तक पिछले 5 लेक्चर में कवर कर लिया है और आज जो हमारा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं आज यानी लेक्चर नंबर 6 है हमारा, और इस लेक्चर नंबर 6 में आज हम ये कवर कर लेंगे। तो बेसिकली आज हमारा यूनिट 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना क्या करेंगे, जो इससे नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको यूनिट 1.2 कराऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारी आएगी यूनिट 1.2, जो कि होगी इस पे कैपिटल, रेवेन्यू एक्स ट्रांजेक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती है वो यूनिट 1.2 में हम पढ़ेंगे। तो सर आज हमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी यूनिट 1.1 का जो लास्ट टॉपिक है आज हमें पढ़ना है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो हम क्या करते हैं, फटाफट अपनी स्टडी मटेरियल पे आ जाते हैं। देखो तो सबसे पहले यहाँ बोला हुआ है, क्या लिखा है, गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द स्पेसिफिक सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या है ये सर सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल मिला के क्या बनाया गया है, गैप बनाया गया है। सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन दैट आर कॉमनली एक्सेप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ध्यान से देखो क्या कह रहा है गैप एक स्पेसिफिक सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, यानी सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सेट ऑफ मतलब ये होता है कि उसमें और ही बहुत सारी चीजें हैं। हम बोलेंगे सेट ऑफ पेन्स, यानी बहुत सारे पेन्स है उसके अंदर। तो सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके बाद क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट्स, क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद क्या बोलता है, कन्वेंशन, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, इन सबको मिला के एक प्रिंसिपल बनाया गया है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब सर ये गैप यूज कहाँ होता है, ये हर कंपनी यूज करती है अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिपोर्टिंग करने के लिए, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। अगर सर बात करें कि ठीक है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, आपको नहीं पता, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब मेरे क्या आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आते हैं। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए किसको यूज किया जाता है, गैप का यूज किया जाता है। गैप का मतलब क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर गैप क्या अकेला है, नहीं, गैप के अंदर, गैप तो नाम है, गैप एक प्रिंसिपल है मानता हूं, बट इस प्रिंसिपल को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों को उसमें मिक्स किया गया है। सर क्या क्या मिक्स किया गया, बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कन्वेंशन। अब सर कौन कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स और कौन कौन से कन्वेंशन, वो हम देखेंगे कि गैप में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई है। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या उसमें इंक्लूड किया गया है गैप के अंदर। सबसे पहले एक बार हम अपना बुक का भी देख लेते हैं कि बुक क्या कह रहा है गैप के बारे में, एक बार वहां से भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा है GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो क्या बोलता है, कह रहा है कि वाइडली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स है, इसको हर कोई एक्सेप्ट करता है।
कन्वेंशन स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एस्टेब्लिश बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आर कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज गैप। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये वाइडली एक्सेप्टेड है, क्या है? सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स हैं, कन्वेंशन, उसके अंदर कन्वेंशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। स्टैंडर्ड्स क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है। प्रोसीजर्स हैं, ये सब जो रूल्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड, प्रोसीजर, इन सबको मिला के क्या बनाया गया सर? गैप बनाया गया है। किसके लिए? फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने के लिए। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या करते हैं हम लोग? तो सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से जो स्टेटमेंट बनता है वो बनाने को कहते हैं रिपोर्टिंग करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। एज एस्टैब्लिश बाई, किसने बनाया ये गैप को? किसने एस्टैब्लिश किया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, FASB, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसको एस्टैब्लिश किया है। उसका नाम क्या रखा उन्होंने? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज गैप। ये गैप है। अच्छा सर, उसके बाद क्या लिखा? दीज आर द कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है? सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। और क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स होते हैं। और क्या होते हैं? प्रोसीजर्स होते हैं। वही चीज बार बार लिखा हुआ है। दैट कंपनी यूज टू कंप्लाई देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो होते हैं गैप जो होता है उसमें क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड, प्रोसीजर, क्या काम आता है? कंपनी यूज करती है कंप्लाई करने के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। गैप आर कॉम्बिनेशन ऑफ, फिर से वही लाइन, कहीं बोला सेट ऑफ, फिर बोला सेट ऑफ, कॉमन सेट ऑफ, क्या बोला? कॉमन सेट ऑफ, फिर बोला कॉम्बिनेशन। अरे तीनों चीज का मतलब एक ही है। मैं कह रहा हूँ सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मैं कह रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, भाई दोनों का मतलब तो एक ही है। बस ये बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है ना। क्या कह रहा है? पढ़ देता हूँ मैं। कह रहा है गैप आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, और यहाँ क्या बोला था? सेट ऑफ रूल्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड, बात वही थी। combination of standards set by policy and simply the commonly accepted way for recording, reporting accounting information। यहाँ बोला था रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ बोल दिया रिपोर्टिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। भाई मिला जुला के एक ही बात कहना चाहता है। गैप क्या है? सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बहुत सारे उसके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कन्वेंशन हैं। इन सबको मिला के क्या बनाया गया है? तो सर गैप बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ताकि कंपनी उसे कंप्लाई करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ले। इसे हम कहते हैं गैप। ये हमारा हो गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब सर बात करें कि गैप के अंदर आपने कहा कि बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रूल्स, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट आते हैं, वो कहाँ हैं और कौन कौन से आते हैं? तो देखो जो हमारे गैप के अंदर जो यूज किए जाते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, ये रहे थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, ये सारा का सारा किस में यूज किया जाता है? गैप के अंदर यूज किया जाता है। यानी जनरली क्या है? गैप। ये क्या है मेरा? अगर मैं इसको सबको मिक्स कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा? गैप बन जाएगा। इन सबको तीनों को प्लस कर दो, ये इन सबको मिला के हमने गैप का प्रिपरेशन किया हुआ है। गैप में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब किसके पार्ट है? गैप के पार्ट है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के पार्ट है। तो सर ये जो ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई है आपने क्या छोड़ दिया? यही सारी चीज़ें लिखी हुई जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। देखो एक बार पढ़ देता हूँ, रीड कर देता हूँ। अब मैं बात करूँ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन की, तो मैं समझा चुका हूँ। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन अभी मैं पढ़ाऊंगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन के अंदर ही ये सारे प्रिंसिपल्स आएंगे। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन कहाँ कवर होता है? जो गैप है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर, इन सबसे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बात को दिक्कत नहीं है। ये मेरा गैप हो गया। अब फिर आपने कहा सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन क्या है? मैंने कहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। देख क्या लिखा है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, ये रहे आपके। और ये जो है आपका, ये क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। बात समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल किसका पार्ट है? गैप का। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन में क्या आता है? ये सारी चीज़ें आती है। यानी सिंपल सी बात, ये सब क्या है? गैप के पार्ट है। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए सब क्या है? गैप का ही पार्ट है। अच्छा सर अब फटाफट हम पढ़ लेते हैं कि ऊपर लिखा क्या हुआ है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे।
लिखा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन एज अर्लियर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिश द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है कि पहले हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे क्या बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके लिए, नेट प्रॉफिट के लिए। उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद क्या किसके लिए बैलेंस शीट बनाते थे, स्ट्रेंथ देखने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने 12th क्लास में पढ़ रखा, कितना कैश आया कितना कैश गया, ये मेरी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, गैप यूज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गैप यूज करते हैं। गैप के अंदर क्या आता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अब सबसे लास्ट में आता है सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन होता ही क्या है सर, अब तब से आप इधर उधर कर रहे हो, इधर देखो जरा। अब आ जाओ फिर से लास्ट में अपने देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन क्या होता है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन को 3 पार्ट में बांटा गया है। ये मेरा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। सिंपल सी बात है, उसको हम थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ही है। अब देखो इसका 3 पार्ट है, हमने 3 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहला है बेसिक अजम्पशन, दूसरा बेसिक प्रिंसिपल और तीसरा मॉडिफाइंग प्रिंसिपल। यानी जो भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं अपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो, उसकी कुछ बेसिक अजम्पशंस होती है। यानी अकाउंट्स में आपको कुछ बेसिक अजम्पशन लेके चलने पड़ते हैं। जो आपका सबसे पहले आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा हुआ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, एक अजम्पशन है। हम ये मान के चलते हैं कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता ही चलता जाएगा, कभी हम बंद नहीं करेंगे, जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। 11th क्लास में पढ़ा होगा। अच्छा, आपने ये भी एक 11th में एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल मतलब क्या होता है, आप कैश ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करोगे और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करोगे, इसे कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें शायद आपने पढ़ी ना पढ़ी हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखा हो। मतलब क्या, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ बेसिक अजम्पशन होता ही है। उसके बाद बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स की, यानी ये सारे प्रिंसिपल आपको अकाउंट्स मेंटेन करते समय फॉलो करने पड़ेंगे। और कुछ मॉडिफाइड प्रिंसिपल है, ये भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सर एक एक करके डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं बेसिक अजम्पशन, फिर बढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल और फिर पढ़ेंगे मॉडिफाइंग प्रिंसिपल, है ना। तो अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल की बात करूं तो देखो, अगर मैं बात करूं सबसे फर्स्ट मैंने कहा था बेसिक अजम्पशन। ठीक है, अब बेसिक अजम्पशन में सबसे पहला अजम्पशन कौन सा आता है, तो सबसे फर्स्ट अजम्पशन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या पहला अजम्पशन है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दैट बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रोप्राइटर, दस ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ओनली आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने हर जगह फॉलो किया हुआ है, क्लास 11 से लेकर 12 तक अभी तक, बट आपको पता नहीं था कि उसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, ऑनर एंड बिजनेस आर सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सुना था क्या, ऑनर एंड बिजनेस आर सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑनर एंड बिजनेस आर सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी ऑनर अलग होता है, मालिक अलग होता है। ये तो लॉ कहता है, लेकिन अकाउंट्स भी कहता है। लॉ में तो पार्टनरशिप आपने पढ़ी होगी ना, तो पार्टनरशिप में ऑनर एंड बिजनेस, देखो कंपनी का अगर केस देखा जाए तो कंपनी में जो ऑनर होता है और बिजनेस होता है, इसको दोनों को सेपरेट ट्रीट किया जाता है, यानी बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। लेकिन अगर आपने 12th क्लास में अच्छे से पार्टनरशिप पढ़ी होगी तो पार्टनरशिप बोलता है कि पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी अलग अलग नहीं है। ये तो लॉ की बात करते हैं। लेकिन जो अकाउंट की बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी हर जगह यही बोलता है कि ऑनर और बिजनेस, ऑनर एंड बिजनेस आर सेपरेट लीगल एंटिटी। अकाउंट्स हर केस में बोलता है, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो पार्टनरशिप हो, हर केस में अकाउंट्स ऐसे ही मेंटेन किया जाता है, ऑनर को अलग मान के और बिजनेस को अलग मान के मेंटेन किया जाता है। सर लॉ में कहीं एक माना गया, कहीं अलग अलग माना गया। कंपनी का केस देखोगे तो सेपरेट माना गया है, पार्टनरशिप का केस देखोगे तो एक माना गया है। लेकिन अकाउंट ऐसा नहीं है, कहीं अलग अलग कहीं एक। अकाउंट सीधा बोलता है कि सब अलग अलग हैं। अकाउंट्स क्या क्या अलग अलग है। कैसे, देखो आपने जरा मुझे बताओ, जब कोई ऑनर ड्राइंग करता है तो आप ड्राइंग की एंट्री करते हो कि नहीं करते हो। सर कैपिटल से हम लोग माइनस कर देते हैं, ऑनर का कैपिटल कम कर देते हैं। क्यों भाई, क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि जो उसने पैसा दिया था उसमें से उसने ड्राइंग कर ली, पैसा निकाल लिया, यानी एंट्री करते हो कि नहीं करते हो। करते हैं सर।
अब तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि अकाउंट्स हमेशा क्या करता है, बिजनेस को अलग अलग, बिजनेस को और ऑनर को अलग मान के चलता है। अगर एक ही बंदा माने, मान लो कि मैं और मेरी दुकान एक ही है, तो फिर मैं दुकान से पैसे निकालूं डालूं, उसकी कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई अब मुझे बताओ, दुकान से एक अकाउंट से निकाल के वहाँ पैसे रख दिए, वहाँ से निकाल के वहाँ रख दिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, बिजनेस के अंदर ही ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यहाँ से उठाया वहाँ रख दिया, यहाँ से उठाया वहाँ रख दिया, तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर ऑनर पैसा निकाल रहा है, एंट्री करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑनर को अलग मान के चलते हैं। तो अकाउंट से बोलता है भाई हम दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे, उसे कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कह रहा है द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दैट बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? ऑनर। बिजनेस अलग है किससे? ऑनर से। दस ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ओनली आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। और बिजनेस का ट्रांजेक्शन है तो बिजनेस में रिकॉर्ड होगा ही होगा। उसके बाद बात करें सर दूसरा अजम्पशन क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब ही समझाया था मैंने। दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट बिजनेस हैज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? चलता ही जाएगा जब तक चलेगा, जब तक क़यामत नहीं आती है ना। या कंटिन्यू एग्जिस्टेंस। कंटिन्यू मतलब क्या? वही है, चलता ही जाएगा। परपेचुअल बोल लो या कंटिन्यू एग्जिस्टेंस बोलो। उसके बाद आती है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा। देखो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आप जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हो, इन टर्म्स ऑफ मनी करते हो। इन टर्म्स ऑफ मनी यानी कोई भी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है मनी के टर्म्स में ही की जाती है। क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड करूंगा जिसको मनी में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। दो मार्कर में चोरी करके लाया, उस मार्कर की वैल्यू कितनी है मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मैं फ्री में ले आऊँ भाई, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी ही नहीं। मैंने कितने रुपए की मेहनत करती, मुझे नहीं पता कितने रुपए की मेहनत की, इसकी भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। इसलिए हमेशा देखना ऑनर का मेहनत का अकाउंटिंग एंट्री नहीं की जाती। अगर वो सैलरी ड्रॉ कर रहा है तो एंट्री की जाएगी। सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ें, जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुआ है, अगर हम उसका मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एंट्री की जाएगी, अदरवाइज उसकी एंट्री नहीं की जाएगी। मेरे बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्वालिटीज़ कितने रुपए की है? अब सर ये कैसी बात है? उनकी क्वालिटी को हम बिजनेस में, हम उनकी क्वालिटी को मनी में थोड़ी कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने रुपए वाली क्वालिटी है उनकी, तो इसको भी हम एंट्री नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, जिस चीज़ का हम मनी मेजर नहीं कर सकते उसको हम एंट्री नहीं करेंगे, उसे कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और तीसरा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग पीरियड और अकाउंटिंग ईयर। देखो, अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर, या तो आप अकाउंटिंग पीरियड बोल दो या आप अकाउंटिंग ईयर बोल दो। अब सर अकाउंटिंग ईयर और अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? देखो समझो, यहाँ पढ़ते क्या लिखा, देखो लिखा बिजनेस आर लिविंग कंटिन्यूस ऑर्गेनाइजेशन, द splitting of the continuous stream of business event into the time period, thus the somewhat attributary, there is no significant change just because one accounting period and a new one begin। बट यहाँ तक समझो क्या कहना चाहता है। पहले मेरी बात इधर सुन लो जरा, मुझे ये बताओ, मैंने तो ये तो बता दिया कि अकाउंटिंग पीरियड और अकाउंटिंग ईयर सेम होता है, यहाँ लिख देता हूँ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अब जरा आप लोग ये बताओ कि जो दो तरह के ईयर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। दो तरह के ईयर होते हैं, एक कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। जरा मुझे बताओ कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है, कब खत्म होता है? तो सर कैलेंडर ईयर ना 1 जैन को शुरू होता है और सेम ईयर में 31 दिसंबर को एंड हो जाता है, कैलेंडर ईयर चलता है। सर फाइनेंशियल ईयर कैसे शुरू होता है? तो आपको पता है 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च उसकी एंडिंग हो जाती है। अब देखो, कोई बिजनेस है, मान लो टाटा है, और टाटा जो है वो अपना अकाउंट्स इस पीरियड में मेंटेन करता है। किस पीरियड में? फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। यानी टाटा वाले जो है 1 अप्रैल को अपना अकाउंट शुरू करते हैं और 31 मार्च को अपना अकाउंट एंड कर देते हैं। एक रिलायंस कंपनी है, और मान लेते हैं कि रिलायंस कंपनी जो है, और रिलायंस जो है मेरा, रिलायंस किस में अपना अकाउंट्स मेंटेन करती है? इस हिसाब से वो जैन में अपना स्टार्ट करती है और 31 दिसंबर में अपना एंड करती है। सर ये क्या पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल 100% पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैलेंडर के हिसाब से बनाओ, आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाओ, आपकी मर्जी। अब सर कहना क्या चाहता हूँ? कहना ये चाहता हूँ कि रिलायंस का जो अकाउंटिंग पीरियड है, रिलायंस का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो है 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर तक,
और जो टाटा का अकाउंटिंग पीरियड है वो क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक। क्या मतलब ये कि जिस पीरियड में वो अपना अकाउंट्स मेंटेन करता है उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। वो पीरियड कुछ भी हो सकता है, या तो कैलेंडर ईयर हो सकता है या फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। बहुत से बच्चे समझते हैं कि फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग पीरियड बोलेंगे, नहीं भैया, ये तो 2 ईयर है अलग अलग, एक फाइनेंस के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से। आपकी मर्जी है, मेरा कंपनी है, मैं अकाउंट्स जनवरी से दिसंबर बना रहा हूँ तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, जनवरी दिसंबर। मैं अपनी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बना रहा हूँ तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब बेसिकली होता है जिस पीरियड में आपने अपना अकाउंट मेंटेन किया है वो आपका अकाउंटिंग पीरियड है। दूसरी बात, सीधी सी बात है, एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा, दूसरी अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो जाएगी। अगर आपका 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो रहा है तो 1 अप्रैल से आपका नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 31 दिसंबर को खत्म कर रहे हो तो 31 जैन से अपना नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कर दोगे, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है सर, आगे क्या लिखा है, द रिजल्ट इनटू द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटिंग ऑफ हाउ मेजर द नेट इनकम ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। और कह रहा है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत वही आती है कि इस अकाउंटिंग पीरियड यानी जो भी आपने 12 मंथ चूज किया है, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो, इसमें जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया उसको फाइंड करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वन हैज़ द केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, सब्सिक्वेंट सेक्शन अकाउंटिंग प्रोसीजर विल बी एक्सप्लेन हाउ वन गोज अबाउट प्रैक्टिस। और कह रहा है कि हम इसको आगे आपको बता देंगे कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है, क्या उसका रूल है, क्या प्रोसीजर है। बताने की जरूरत क्या, आपको खुद ही पता है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के प्रॉफिट एंड लॉस हम निकाल देंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि सर हमारा बेसिक अजम्पशन क्या है, किन किन अजम्पशन को मान के चलते हैं, तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या है सर, सबसे फर्स्ट है हमारा बेसिक एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न है, फिर मनी मेजरमेंट और फिर अकाउंटिंग। इसको यहाँ तक लिखो, बहुत है, यहाँ तक लिखना बहुत ज़्यादा, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अच्छा सर, इसके बाद बात करें हम तो हमारा नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, तो सर नेक्स्ट अजम्पशन है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब एक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, आपको मैंने समझाया था। एक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक्रूवल बेसिस कैश बेसिस मैंने समझाया था पीछे, उसी के हिसाब से एक्रूवल कॉन्सेप्ट है। यानी कैश और क्रेडिट दोनों को दोनों हम इसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट। और बिजनेस कभी भी एक्रूवल कॉन्सेप्ट पे चलता है। मतलब क्या कि अगर आप क्रेडिट में सेल करोगे तो क्या आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा, हाँ सर होगा ना, बाद में पैसे तो मिल ही जाएंगे, तो ये ट्रांजेक्शन है ना, हाँ सर है। रिकॉर्डिंग करोगे, यस करेंगे। अब मुबारक हो, आप लोग एक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो। अगर आपका जो क्रेडिट सेल हुआ इसको आप ट्रांजैक्शन मानते हो और ट्रांजैक्शन मान के आपने एंट्री किया है, तो आपने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया, जाने अनजाने में एक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लिया। आपने क्रेडिट में परचेज किया, ठीक है, आपने इसको ट्रांजैक्शन माना, हाँ सर ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्डिंग करोगे, हाँ है, आपने एक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लिया। कोई दिक्कत है क्या, आपने कैश में बेचा, ट्रांजैक्शन है, हाँ है, रिकॉर्डिंग किया, हाँ करेंगे, तो भी एक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लिया। एक्रूवल का मतलब नहीं सिर्फ क्रेडिट वाला है, एक्रूवल में कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्डिंग की जाती है, उसे कहते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट, तो ये सारे अजम्पशन 5 अजम्पशन हैं। अब एक बार एक्रूवल कॉन्सेप्ट हम रीड कर लेते हैं। द एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज मतलब उसको मानते हैं, किसको, बोथ को भी, बोथ कौन सा, कैश और क्रेडिट को भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑनर्स इक्विटी इज इंस्टेंटली अफेक्टेड एज कैश आइदर इज रिसीव और पेड। और कह रहा है कि जब कैश ट्रांजेक्शन होता है ना, तो जो ऑनर का इक्विटी होता है, ऑनर्स का जो कैपिटल होता है, मालिक का जो कैपिटल होता है, वो इंस्टेंट अफेक्ट हो जाता है। या तो पैसा आएगा या जाएगा, रिसीव होगा तो भी अफेक्ट होगा, बढ़ जाएगा, और पेड होगा तो भी अफेक्ट होगा। इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन हाउएवर a mere obligation towards or by business is created when credit transaction exists is generally in case revenue or not same cash receipt or expense are not same cash paid during the period। ठीक है ना, क्या कह रहा है, देखो एक बार और दिखा पढ़ के सुनाता हूँ। देखो एक एक वर्ड समझाता हूँ, लगता है कुछ ज़्यादा स्पीड पढ़ दिया मैंने, यहाँ तक देखो। In a credit transaction, however, a mere obligation towards business created। और कह रहा है कि जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो एक ऑब्लिगेशन बन जाता है बिजनेस में,
एक ऑब्लिगेशन बिजनेस में बना देता है कि यार वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। व्हेन क्रेडिट ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट, जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो रेवेन्यू आर नॉट सेम एज कैश रिसिप्ट, और जो रेवेन्यू होता है वो ऐसा नहीं हो जैसे कैश में मिल गया तो तुरंत रेवेन्यू हो जाता है, या फिर ऐसा रिसिप्ट एंड एक्सपेंस आर नॉट सेम एज कैश पेड, और एक्सपेंस भी ऐसा नहीं होता जो कैश वाला होता है। यार घुमा फिरा कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि अगर आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा यानी क्रेडिट सेल होगा तो सेम एज इट इज कैश सेल के जैसा नहीं होगा। यार सबको पता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन अलग है, कैश सेल अलग है, हम कैसे मान लें, सेम तो वैसे भी नहीं होगा, उसे बोलने की क्या जरूरत है। और पता क्या बोल रहा है, जो कैश एक्सपेंस होगा वो क्रेडिट एक्सपेंस के जैसा नहीं होगा। यार पता नहीं क्या बोल रहा है, ये भी हमें पता ही है। अच्छा सर, टुडे अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट, हाँ ये समझ में आता है, कॉल्ड एक्रूअल सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम, इसे हम मर्केंटाइल सिस्टम भी बोलते हैं। अब सर ये क्या कंफ्यूज करा, हम लिखेंगे क्या, आपको सिंपली इतना लिखना है, देखो मैं बता देता हूँ, आपको बस इतना लिखना है। कहाँ से लिखना है, तो आपको ये लिखना एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है यहाँ तक, और आपको बस यहीं तक लिखना है, बस यहाँ तक ये लिखना है, और यहाँ से आपको ये लिख लेना है बस, ठीक है ना। इतना ही आपको नोट करके चलना है, ये इतना ही टिक करके चलना है, ठीक है। ये मेरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट हो गया। अब सर ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो हो गया, अब किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स है। क्या है हमारे पास सर, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अब हमने बेसिक अजम्पशन तो कंप्लीट कर लिया, अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स की, और फिर बात करेंगे मॉडिफाइड प्रिंसिपल की। तो जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा लेक्चर नहीं बनाना चाहता हूँ मैं, तो बेसिक प्रिंसिपल पे आ जाते हैं सर फटाफट। अब देखो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहला प्रिंसिपल है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या लिखा है इसके अंदर, दिस कॉन्सेप्ट स्पीक अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर एक्चुअली रियलाइज। कह रहा है कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पता है क्या बोलता है, सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो जो एक्चुअली रियलाइज होंगे। मैंने एक बंदे को सेल कर दिया और मुझे पता है कि वो डूब जाएगा, मुझे पता है कि डेप्ट हो जाएगा, तो सर आपने सेल ही क्यों किया। हाँ गलत बात है ना, जब मेरे को पता ही है कि पैसा डूब जाएगा, 100% में श्योर हो कि पैसा डूब जाएगा, रियलाइज नहीं होगा, फिर भी मैं सेल कर दिया मैंने, और सेल करके मैं एक ट्रांजेक्शन बना रहा हूँ, और ट्रांजेक्शन में क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, आप लिख रहे हो रिकॉर्डिंग, लिख रहे हो सेल टू मोहन 10,000 रुपीज। क्या ये मैंने सही किया, नहीं सर बिल्कुल गलत किया। जब आपको पता था पैसा डूब जाएगा तो आपने सेल क्यों किया, ये तो गलत है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको तभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं जब आपको 100% पता हो कि रियलाइज हो जाएगा। तो सर ऐसे तो कोई उधार बेचेगा ही नहीं बेचेगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। हम उधार बेचते तो हमें पता कि ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब मुझे पता नहीं मिलेगा तो मैं नहीं बेचूंगा, सीधी सी बात है। ये तो फ्रॉड कर रहे हो ना आप, सेल दिखा दिखा कर बोलो पैसा डूब गया, लॉस हो जाएगा कंपनी का, लॉस होने के बाद टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लॉस होगा तो। और आपने अपने किसी XYZ को पार्टनर को सेल किया, उससे बाद में आप पैसा ले लोगे, लॉस दिखाकर कंपनी का आपने लॉस दिखाकर टैक्स भी बचा लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम जान जाएंगे कि हमें रियलाइज हो जाएगा। तो सर आपने कहा कि तभी रिकॉर्ड करेंगे, हमें कैसे पता रियलाइज होगा कि नहीं होगा, तो पहले हम देख के बेचें किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है। ऐसे तो आप बेचते जाओ और बोलो रियलाइज ही नहीं हुआ, अकाउंट बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगी बेवकूफ़ समझ रखा है, बेच रहा है और बोला रियलाइज नहीं हुआ, फिर बेचता क्यों है, मत बेच। क्या लिखा, द कॉन्सेप्ट स्पीक अबाउट रिकॉग्निशन ऑफ ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर एक्चुअली रियलाइज, जो सिर्फ एक्चुअली रियलाइज हो सकता है हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। सर जो रियलाइज नहीं उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको बेचना ही क्यों है। For example, a sale or profit or sale will be taken in account only money realized, that is either cash received or legal ownership is transferred। हम तभी मानेंगे या तो मेरे पास कैश रिसीव हो गया, या तो मेरे को कैश रिसीव हो गया, या लीगल ऑनरशिप हमने उसको ट्रांसफर कर दी है। मतलब मैंने क्या किया है, मैं सेल कब मानूंगा, मैंने क्या किया, मिस्टर एक्स को एक मशीन बेच दी, मिस्टर एक्स को मैंने एक मशीन बेच दी, मेरे मशीन बिजनेस का बिजनेस है। अब मैंने मशीन को सेल किया, उससे मेरे को कैश रियलाइज हो गया तो सेल मान लूंगा। या फिर मशीन की लीगल ऑनरशिप मैंने मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर दी और मुझको इसको जो पैसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता मिला नहीं, मेरे को पता मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई डाउट नहीं है, तो मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज सेल रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इसे कहते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सर दूसरा प्रिंसिपल क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल को आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इट रेफर दैट मैचिंग ऑफ एक्सपेंस अगेंस्ट इनकम, कितना एक्सपेंस हुआ उसके मुकाबले में कितना इनकम हुआ, ये हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट।
तभी तो मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा। अगर मैं जनरल रफली अगर मैं बोलूँ आपसे, रफली बोलूँ कि मेरा प्रॉफिट निकालो, तो आप बोलोगे सर आपने कितने का सेल किया, मैंने कहा 100 रुपीज़ का। सर एक्सपेंस कितना हो गया, मैंने कहा 80 रुपीज़ का। रफली बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट सर बोलोगे डेप्रिसिएशन ये वो, मैं रफली बात कर रहा हूँ। तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 20 रुपीज़। ये क्या हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इनकम को एक्सपेंस से मेरे को मैच करना पड़ेगा, उसे कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। आगे पढ़ते हैं। इट मीन्स दैट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल पीरियड टू विच द अकाउंटिंग रिलेटेड शुड बी टेकन इन अकाउंटिंग विदाउट रिगार्ड डेट एंड रिसिप्ट और पेमेंट। दूसरी बात क्या है, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर मैचिंग कॉन्सेप्ट यही तक खत्म नहीं हुआ, इनकम एक्सपेंस को आपने मैच कर दिया। दूसरी चीज क्या है कि हम सिर्फ उसी एक्सपेंस और इनकम को लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या जहां भी हम बना रहे हैं जो करंट ईयर का हो। आपको पता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और यहाँ पे लिखा है टू सैलरी कितना 10,000, पता चला कि इसमें से एडवांस है 2000 जो नेक्स्ट ईयर का था, हम क्या करते थे, हम ऑटोमेटिकली उसको माइनस करते थे। क्यों माइनस करते थे, क्योंकि सर ये नेक्स्ट ईयर का, इस ईयर का तो है नहीं। हमें लेना है मैचिंग कॉन्सेप्ट में, इधर साइड मेरा इनकम है और इधर साइड मेरा एक्सपेंस है। तो सर इनकम अगर करंट ईयर का लिया है तो एक्सपेंस भी करंट ईयर का लो ना, तब तो मैचिंग कॉन्सेप्ट होगा। आपने इनकम जो सेल हुआ है इस साल ये लिया है, एक्सपेंस आपने 10 साल पहले का 2 साल आए का सब लिख दिया है, तो कभी मैच करेगा, कभी प्रॉफिट या लॉस सही निकल के आएगा? नहीं सर, कभी सही नहीं निकलेगा। इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपको इनकम एक्सपेंस को मैच करते समय ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके एक्सपेंस है और जो इनकम है ये करंट ईयर बेसिस पे है कि नहीं। करंट ईयर का बेसिस क्या है, पीछे समझा चुका हूँ मैं, लेक्चर नंबर 4 में बहुत अच्छे समझाया था, नहीं लेक्चर नंबर 5 में, ये हमारा 6 है, 5 में समझाया था। ठीक है सर, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बात करें फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अब सर ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी जो भी आप अकाउंट्स में आपकी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आपको फुल्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आप अकाउंट्स बनाते समय उसको क्या करना पड़ेगा, आपको फुल्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फुल्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मटेरियल चीज़ें, मटेरियल मतलब क्या, इंपॉर्टेंट मेन चीज़ें आप अकाउंट्स में छुपा दे रहे हो। आपके यहाँ 10 लाख रुपए का क्या है, लोन है, आपने बैलेंस शीट बताया और लोन को छुपा दिया, गलती कर रहे हो ना, अपनी लायबिलिटीज को छुपा रहे हो। आपके ऊपर लॉस हुआ 1 लाख रुपए का, उसमें से 20,000 आपने छुपा दिया, ये भी गलत है। या आपने 20,000 का इधर उधर कुछ भी एडजस्टमेंट उल्टी सीधे करके आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दी। कहने का मतलब जो मेन चीजें है उसको दिखाना पड़ेगा। सर एक 500 रुपये की मशीन है उसको दिखाना जरूरी है क्या, दिखाना तो अच्छी बात है, बट छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो मटेरियल चीज़ है, जो मेन चीज़ है, बड़ी चीज़ है, वो आपको फुल्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसे कहते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। और बाकी तो आपने 11th क्लास में इसको पढ़ ही रखा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको 11th में पढ़ा है, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपको 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, फिर मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। देखो, एज पर दिस कॉन्सेप्ट ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन यानी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग डेटा शुड बी प्रॉपरली clarified, summarized and aggregate explained for the purpose of presenting the financial statement which are useful for the users of accounting information। क्या कह रहा है कि यहाँ तक तो ठीक है, कह रहा है कि अकाउंटिंग डेटा है ना should be properly clarified, summarized, aggregate। कह रहा है समराइज होना चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और ऐसा एक्सप्लेन होना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमने प्रेजेंट किया है किसको, यूजर्स को, उनके लिए हेल्पफुल हो। मैंने समराइज भी किया, क्लियर भी किया, अच्छे से बनाया, बट चाइनीज लैंग्वेज में बना दिया, तो क्या यूजर्स के लिए हेल्पफुल होगा? अब सर यूजर्स क्या होते हैं, पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो अकाउंटिंग यूजर्स क्या होते हैं, पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर में आई थिंक 4 या 3 में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो अकाउंटिंग या आई थिंक 5 में पढ़ाया था, नहीं 5 में। तो जो हमने यूजर्स को अपने इंफॉर्मेशन दिया है उसमें सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, फुल्ली डिस्क्लोज होना चाहिए, समराइज होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए ताकि उनके लिए क्या है, यूजफुल हो यानी समझ सके। क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल एम्फेसिस ऑन द मटेरियल ऑब्जेक्टिव, मटेरियल मेन चीजें, ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग डेटा शुड बी डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर व्यू। जो भी बड़ी बड़ी मेन चीजें उसको ट्रू एंड फेयर व्यू पे डिस्क्लोज आपको करना पड़ेगा, यानी बहुत अच्छे से उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, कुछ भी छूट नहीं जाना चाहिए,
ठीक है सर। इसके बाद अगर बात करें किस चीज़ की, तो क्या बोला है, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। डुअलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, आपने क्लास 11 में पढ़ा था डबल एंट्री बुक कीपिंग। आपकी बुक का नाम क्या था सर, डबल एंट्री बुक कीपिंग। याद है, किसी को याद है कि नहीं क्लास 11, डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या था, बताओ जरा मुझे, कोई है यहाँ पे बता सकता कमेंट में। डबल एंट्री बुक कीपिंग जो क्लास 11 में आपकी बुक का नाम था, उसका क्या मतलब था। सर बेसिकली डुअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब होता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। देयर आर टू ट्रांजेक्शंस ऑफ एवरी, सॉरी देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के दो रूप होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सर नहीं आया समझ में, कैसे नहीं आया समझ में, आपने किसी को सेल किया, दो ट्रांजेक्शन होंगे कि नहीं होंगे सर, एक कैश आएगा, जब हम कैश सेल करेंगे तो कैश आएगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा एक सेल की एंट्री होगी। कैश में अगर आप सेल करोगे तो कैश की एंट्री और एक सेल की एंट्री। कैश किस साइड आएगा, तो सर डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट साइड जाएगा। सेल किस साइड जाएगा, सर क्रेडिट साइड जाएगा, इनकम है। तो हो गया ना दो एस्पेक्ट्स, सेल का ट्रांजेक्शन हमारा क्या हुआ, सेल। दो रूप क्या हो गए, एक कैश और एक सेल। एंट्री क्या हुई, एक डेबिट में और क्रेडिट में। इसे तो कहते हैं डुअल एस्पेक्ट्स। हर एक ट्रांजेक्शन की दो एंट्री होती है। पढ़ के देख लेते क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन है टू एस्पेक्ट्स। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं। द बेनिफिट ऑफ रिसीविंग एस्पेक्ट्स एंड बेनिफिट ऑफ गिविंग एस्पेक्ट्स। या एक रिसीविंग एस्पेक्ट से और एक गिविंग एस्पेक्ट से। पैसा आया, सेल हुआ, सामान गया। These two aspects are to be recorded in the book 7। और इन दोनों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सेल भी और कैश भी। ठीक है सर, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की हमारा वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एंड एविडेंस। क्या बोला है, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एंड एविडेंस। सर ये पढ़ क्या रहे हैं, हम बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, एजम्पशन पढ़ लिया, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम मॉडिफाइंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो होना है, और कुछ मॉडिफाई किया गया है, कुछ और अच्छे से मॉडिफाई करके प्रिंसिपल बनाया गया, उसकी बात करेंगे। पहले बेसिक बात करें। बेसिक का पॉइंट नंबर ई क्या कह रहा है, verifiable objective evidence and concept। under this principle accounting data must be verifiable। must be verifiable का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, किसी ना किसी एविडेंस के बेस पे होना चाहिए, और उसको मैं चाहूँ तो क्रॉस वेरीफाई कर सकूँ। आपने यहाँ पे लिख दिया सेल, मैंने कहा भाई साहब सेल कहाँ हुआ, क्या प्रूफ है, आपने कहा देखो हमने उसको इनवाइस बिल इशू किया है, ये मेरा इनवाइस बिल है, क्या है, सेल का प्रूफ है, ये डॉक्यूमेंट है। यानी जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका एक एविडेंस होता है, और उसी एविडेंस के बेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की जाती है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चल दिया और यहाँ पे लिख दिया परचेज, मैंने कहा परचेज कब हुआ आपने पता नहीं, इसका बिल का मुझे कब पता नहीं, फिर कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे। यानी जो आपने परचेज सेल किया है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन का, उसका खुद तो एविडेंस होगा, एविडेंस के बेस पे रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि उसको वेरीफाई की जा सके बाद में। ठीक है सर, ठीक है जी। बात करते क्या लिखा है यहाँ पे, इन द अदर वर्ड्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन मस्ट बी मेड विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ और इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट्स। और कह रहा है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करो उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस बनाना चाहिए, और बनाना जरूरी है, जो कैपेबल हो क्या करने के लिए, वेरिफिकेशन कर लेने के लिए इंडिपेंडेंट रिस्पेक्ट्स में, मतलब वो अकेले उस ट्रांजैक्शन क्या कर सके, वेरीफाई कर सके। जैसे एग्जांपल दिया, सेल के लिए क्या इनवॉइस चाहिए, परचेज के लिए क्या परचेज इनवॉइस चाहिए, तो हर चीज के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है। इन द ऑब्सेंस ऑफ सच वेरिफिकेशन, अगर आपने ऑब्सेंस, उस वेरिफिकेशन का ऑब्सेंस यानी हमने वेरिफिकेशन नहीं करा पाए, तो डाटा विच विल बी अवेलेबल विल नाइदर बी रिलायबल और नॉट बी डिपेंडेबल। अगर वेरिफिकेशन उस इंफॉर्मेशन का नहीं हो पाया, उस ट्रांजैक्शन का नहीं हो पाया, तो जो डेटा अवेलेबल है ना तो विश्वास लायक है, रिलायबल है, ना तो डिपेंडेबल है, ना तो उस पर भरोसा किया जा सकता है, और ना ही उस पर डिपेंड किया जा सकता है कि सच में ऐसा काम हुआ है या नहीं हुआ। डेट इज दीज शुड बी बेस्ड डाटा, ये क्या होगा, बाइस डाटा होगी, यानी ये मनमौजी अपने मन से बनाया हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा वेरीफेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेस डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्टवर्थनेस। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये वेरीफिएबल करना, ऑब्जेक्टिव करना, डिपेंड, रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्थनेस, सबका मतलब एक ही है, दैट आर वेरी यूजफुल द पर्पज ऑफ डिस्प्लेइंग अकाउंटिंग डेटा इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स।
अब सर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है इसका, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब सर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपने एक मशीन खरीदा 10 साल पहले 10 लाख रुपए का, वो आज तक 10 लाख का 10 लाख लिखा हुआ है। क्यों सर, हो सकता है मशीन की वैल्यू मार्केट में इंक्रीज हो गई हो सकता है डिक्रीज हो गई हो, लेकिन हमने 10 का 10 ही लिखा है। क्यों लिखा 10 का 10? क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। सर क्या मतलब है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का? मतलब ये है कि जितने पे खरीदा था उतने पर रहने दो। अकाउंट्स हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज करता है, यानी जितने की आपने ट्रांजेक्शन की थी, जितने रुपए की आपने ट्रांजैक्शन की थी, वो ट्रांजैक्शन का सेम अमाउंट उतना का उतना ही बुक्स में शो किया जाएगा, ना उसको बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, क्योंकि मैंने तो इतने का किया था तो उतना ही अमाउंट लिखा जाएगा। इसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना सर। इसका बेनिफिट, लाभ, हानि क्या है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, कभी आराम से जब आएगा आगे तो पढ़ेंगे। देखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या लिखा हुआ है। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द एक्चुअल कॉस्ट। किस पे? एक्चुअल कॉस्ट, यानी जो हमने कॉस्ट इंकर किया था, जितने का लेके आया था उतने का हमने उसको लिख दिया। विच दे आर एक्चुअली अंडरटेकन, जितने में हम उसका ट्रांजेक्शन किया था उस पर रिकॉर्ड कर देते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, द बेसिक एडवांटेज इज दैट अवॉइड abbreviation value being attached the transaction whenever an asset bout is recorded at actual cost। जब asset हम पहले किस पे रिकॉर्ड करते हैं? actual cost पे, and same is used on the basis for the subsequent accounting process। और क्या कहते हैं, सेम हम यही यूज करते रहते हैं आगे आने वाले अकाउंटिंग पर्पज के लिए हम सेम टू सेम वही यूज करते हैं। एट चार्जिंग डेप्रिशन ऑफ द एसेट्स, और उस एसेट पे थोड़ा बहुत डेप्रिशन लगा देते हैं और उसकी बुक वैल्यू वही रखते हैं। मतलब क्या है, अभी तो बताया, ये मेरी बैलेंस शीट है, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है, हमने इस साल 1 लाख का डेप्रिशन लगा दिया 9 लाख, हमारे लिए उसकी बुक वैल्यू 9 लाख है, मे बी इसकी ये 15 लाख की हो गई मार्केट में, किसी को नहीं पता। इसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स, यानी मार्केट से कोई मतलब नहीं, जितने खरीदा उतने में लिखते जा रहे हैं और उसी को हम चलाए जा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है थोड़ा सा। अब हमारे पास है बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट। ये आपने बहुत अच्छे से आप लोगों ने बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट पढ़ रखी है। इसको मैं एक ही लाइन में बताता हूँ, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी जो बैलेंस शीट में होती है हमेशा इक्वल होती है, जो टोटल एसेट है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी की इक्वल होती है। अभी क्यों इक्वल होती है, क्या मतलब है, ये नहीं समझाऊंगा यार, ये तो तुम लोगों को पता ही होना चाहिए कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्यों होती है। सिंपल सी बात है, थोड़ा समझा देता हूँ, देख लो इधर। एसेट्स क्या है, टोटल एसेट्स। मैं 10 लाख 100 लाख का मालिक हूँ, जिसमें एसेट 100 लाख रुपए की है और मेरी कैपिटल 60 लाख रुपए की है, यानी मेरे पास संपत्ति, मेरे पास एसेट्स 100 लाख की है, कैपिटल तो 60 लाख से, तो 40 लाख कहाँ से आएगी, लायबिलिटी से आएगी। सिंपल सी बात है यार, जब मेरे पास 100 लाख रुपए का मैं मालिक हूँ, जिसमें 40-60 लाख रुपए मेरा खुद का है, तो 40 लाख कहाँ से है, उधारी का, लायबिलिटी का। तो ये एसेट्स हमेशा जो होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होगा। अगर सर कैपिटल 100 लाख हो जाए तो लायबिलिटी 0 हो जाएगी। देख लो, 100 इक्वल टू 100, इसे कहते हैं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और इस प्रिंसिपल का नाम क्या है, बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, देखो क्या लिखा, अंडर दिस प्रिंसिपल ऑल विच हैज बीन रिसीव्ड बाय द मस्ट इक्वल टू द has been given by us, and needless to say that receipt are clarified as debit and giving clarified as credit। कह रहा है कि इसमें क्या कहते हैं कि जितना हमने रिसीव किया है उसके बराबर होना चाहिए जितना हमने क्या किया है, गिवन, यानी जितना हमने दिया है। सीधी सी बात है, जितना आएगा उतना ही जाएगा, यानी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हमेशा होना चाहिए। अरे पता नहीं है क्या, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता नहीं क्या, जरा मुझे बताओ। हमने कैश सेल की एंट्री क्या बनेगी, तो सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने का, 10,000 का और 10,000 की, ये एंट्री बनेगी ना। ये क्या हुआ है सर, डेबिट, ये क्या है, क्रेडिट, ये मेरा डेबिट है, ये मेरा क्रेडिट है। क्या डेबिट इक्वल टू क्रेडिट बराबर नहीं है, हाँ सर बराबर है, तो हर जगह बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, आगे चलते हैं। अब क्या लिखा देखते हैं, नेचुरली एवरी डेबिट मस्ट बी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट वाई। अरे यार वही चीज़ लिख रखी है। अब क्या कहते हैं, देखो, एक्सपेंस लॉस एसेट इक्वल टू रेवेन्यू गेन लायबिलिटी, सेम चीज़ है भाई। एक्सपेंस लॉस एसेट को प्लस करूंगा और रेवेन्यू गेन लायबिलिटी को प्लस करूंगा, तो मेरा सारी चीज़ें वही आएगी। सर इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में लिख दिया है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी और एसेट इक्वल टू इक्विटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब बाहर की लायबिलिटीज। ठीक है ना,
तो यानी बाहर की लाइबिलिटीज क्या है कि जो एक मालिक का लाइबिलिटी हो गया इक्विटी और एक बाहर की लाइबिलिटी होगा, दोनों को प्लस कर दो मेरा एसेट आ जाएगा। उसे कहते हैं एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर बात करते हैं मॉडिफाइंग प्रिंसिपल की। किसकी बात करते हैं सर? इतना स्पीड से क्यों पढ़ा रहे हो? देखो इतना स्पीड से पढ़ाने का रीज़न ये है कि ये आपके एग्ज़ाम में जो आएंगे इसमें जितने मार्क्स का ये आता है उससे ज़्यादा इस पर टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में ही पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आप पीछे करके इसको दोबारा सुन लेना। अब हमारा लास्ट है, हमने क्या क्या पढ़ लिया सर? बेसिक अजम्पशन पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया सर? बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है? मॉडिफाइंग प्रिंसिपल। जो लास्ट है मेरा गैप के अंदर क्या आता है? मॉडिफाइंग प्रिंसिपल आता है। अब इसकी बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी यानी आपको सेम वही जो हमने थोड़ा सा पीछे पढ़ा था कि आपको मटेरियल कॉन्सेप्ट, मटेरियल इंफॉर्मेशन को मिस नहीं करना है। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट। द मटेरियलिटी could be related to information, amount, procedure and nature. Error in description, asset or wrong classification between capital and revenue would lead to material of information. Materiality of आपने क्या कर दिया कि आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, जो रेवेन्यू था उसको कैपिटल दिखा दिया। यानी क्या कहना चाहता हूँ मैं? ये कहना चाहता हूँ कि आपने एक फर्नीचर परचेज किया, जरा मुझे बताओ फर्नीचर हमने परचेज किया वो कहाँ जाएगा? तो सर बैलेंस शीट में जाएगा ₹10,000 का। ये क्या है? मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट आपने क्या किया उसको प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ दिखा दिया एक्सपेंस साइड फर्नीचर 10,000, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो किया दिया। तो ये भी आपका मटेरियल एरर है, बहुत बड़ा एरर है, ये बहुत बड़ा एरर है, ये सब नहीं होना चाहिए। यानी कोई सा भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन में कोई भी एरर या कुछ भी छूट नहीं होना चाहिए या रॉन्ग क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, वही ये कह रहा है। अब देखो एग्जाम्पल क्या बोला वो भी समझ लेते हैं। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि से इफ पोस्टल स्टैम्प 500 remain unused at the end of accounting period, the same may not be considered for recognizing the inventory on account of material amount. A certain accounting treatment depend on the procedures laid down by accounting standard. Some transactions are the nature material irrespective of the amount involved, that is audit fee and loan and due direction. अब कह रहा है कि हमने मान लो कि एक पोस्टल स्टैम्प था 500 का और लास्ट में मेरे पास बचा हुआ है। अब ये हो सकता है किसी बिजनेस के लिए वो क्या हो, स्टॉक माना जाए, किसी बिजनेस के लिए स्टॉक ना माना जाए। मतलब ये कहना चाहता है कि आपके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, चीज़ों पे डिपेंड करता कि कौन सी चीज़ है। अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता कौन सा मटेरियल है। आप कहोगे सर 500 रुपये का तो है, ये कौन सा मटेरियल हो गया? नहीं, 500 रुपये की बात नहीं है, बात है कौन सा आइटम है। आइटम पे डिपेंड करता है कि मटेरियल है या नहीं है। हमको लिखना कितना है? आपको बस इतना ही लिखना है जो मैंने ऊपर की 2 लाइन बताई है। अच्छा सर नेक्स्ट की बात करें, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। यानी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? यानी जो भी आपको प्रिपेयर करना है अकाउंटिंग फंक्शन उसको कंसिस्टेंसली और क्या करना है, हमेशा इक्वल हिसाब से कंसिस्टेंसली चलते प्रिपेयर करना है, कुछ भी उसमें बार बार चेंज नहीं करना है। यानी कभी मैं ये मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, कभी ये मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, कभी मैं WDV लगा रहा हूँ, कभी SLM लगा रहा हूँ। WDV तो पता है, SLM तो पता है, एग्जाम्पल की बात करूँ, कभी आप WDV से डेफिनेशन निकाल रहे हो, कभी SLM से निकाल रहे हो। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है यार, 6 महीने WDV लगाया, 6 महीने SLM लगाया, या 1 साल WDV 1 साल SLM, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी फॉलो करना चाहिए। सर नहीं करेंगे कंसिस्टेंसी तो क्या हो जाएगा? होगा ये कि आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि पिछले साल क्या चल रहा था और इस साल क्या चल रहा है। दिस कॉन्सेप्ट से दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड नॉट चेंज और मस्ट रिमेन अनचेंज ओवर द पीरियड ऑफ सेवरल ईयर। कह रहा है कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यानी जो आपने अकाउंटिंग मेथड प्रोसीजर रूल्स अपनाए हैं वो कई सालों तक सेम रखो तो ज़्यादा अच्छा है, चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट। कन्वर्जेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है? स्टेट दैट व्हेन द अल्टरनेटिव वैल्यूज आर पॉसिबल one should be selected alternatively which fairly represent the economic substance of transaction, but when such choice is not clear, select the alternative that is least likely to be overstate net asset and net income. It provide for recognizing all non-expenses and losses by best estimated if the amount is not known with correct certainty, but does not allow to recognize revenue and gains on the basis of anticipated।
क्या कह रहा है सर, कुछ समझ में नहीं, आपने पूरा पढ़ दिया। देखो कन्वर्जेटिव में कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कि आपको कुछ चीज़ें आपको एस्टिमेटेड बेस पे आप एज्यूम कर सकते हो अगर आप उसके पॉइंट में श्योर हो तो। लेकिन अगर आप अल्टरनेटिव जो आप अल्टरनेट वे में यानी कुछ आपकी कुछ चीज़ें जैसे कि एक लॉस है, एक तरह से लॉस है, मेरे को लग रहा है कि यार मैंने जैसे कि इस साल हमारे पर क्या हो जाएगा, हर साल मेरा जो डेटर है ना 10,000 के आसपास डूब जाता है, लेकिन इस साल लग रहा है कि मेरे को 15,000 के आसपास मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, एक अजम्पशन बेस पे यानी अल्टरनेट वे पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एज्यूम कर सकता हूँ अगर मैं इसके बारे में श्योर हो तो। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरे को ना इस साल लॉटरी लग जाएगी या लगता है मेरे को इस साल गेन हो जाएगा 20,000 रुपये का, तो क्या ये कन्वर्जेटिज्म में कॉन्सेप्ट में आएगा? नहीं। आपको लॉस या एक्सपेंस एंटिसिपेटेड मतलब क्या है, आप एज्यूम करके मान सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन गेन या इनकम रेवेन्यू को एंटिसिपेटेड बेस पे एजम्पशन बेस पे आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। यही हमारा कह रहा है कन्वर्जेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद क्या कह रहा है सर, टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट कह रहा है अंडर दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर टाइम। सिंपल सी बात है, खत्म होगा शुरू होता ही। कह रहा है कि इस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसी टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए। ट्रांजेक्शन हुआ आज रिकॉर्ड करो, कल 10 तारीख को ट्रांजेक्शन हो, आप 20 तारीख के डेट पे रिकॉर्ड करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन है उसको टाइमली रिकॉर्ड करना चाहिए। नॉर्मली व्हेन ट्रांजेक्शन इज मेड द सेम मस्ट बी रिकॉर्ड इन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। जब भी ट्रांजेक्शन होगा उसी टाइम उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर देना चाहिए। हो गया खत्म। और पढ़ लेते थोड़ा सा। इन शॉर्ट ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड डेट वाइज इन द बुक्स। और कह रहा है कि ट्रांजेक्शन को डेट वाइज बुक्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है। बहुत हो गया, अब आगे नहीं पढ़ रहा मैं। इधर देखो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, क्या कह रहा है, इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है सर, एज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। बहुत अलग अलग तरह की इंडस्ट्री है। कोई क्या कह सकता है, कोई कार इंडस्ट्री है, कोई मोबाइल इंडस्ट्री है, कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, सब बहुत अलग अलग तरह की इंडस्ट्री है। ईच इंडस्ट्री हैज़ ऑन करेक्टरिस्टिक्स, हर इंडस्ट्री के अपनी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है एंड फीचर है। देयर मे बी सीजनल इंडस्ट्री, कुछ सीजनल इंडस्ट्री होंगे। सीजनल मतलब क्या, कि सीजन आया उन्होंने जैकेट बना के बेचा, स्वेटर बना के बेचा, इसे कहते हैं सीजनल इंडस्ट्री। मतलब सिर्फ सीजन काम चलता है, ठीक है। एवरी इंडस्ट्री फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग टू परफॉर्म देयर ऑन एक्टिविटी। और जितने भी इंडस्ट्री हैं, सीजनल हैं या जो भी इंडस्ट्री हैं, अलग अलग तरह की है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्री क्या करती हैं, प्रिंसिपल एंड अजम्पशन को फॉलो करती हैं अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। सम ऑफ देम फॉलो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, और कुछ फॉलो करती हैं जो मैंने प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन जो हम पढ़े थे उसी को मॉडिफाई वे में, यानी जो अभी पढ़ रहे हैं। द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विच ऑलवेज प्रिविलेज इन द इंडस्ट्री फॉलो, दैट इज इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी मेंटेन देयर अकाउंट इन स्पेसिफिक मैनर। हाँ, एक बात और है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बैंकिंग कंपनी, ये आप सीएमए इंटर में पढ़ोगे। इलेक्ट्रिसिटी बैंकिंग इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी बैंकिंग इंश्योरेंस, ये सब जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं इनका अलग ही होता है। जो अब तक आप पढ़ रहे हो और जो अभी पढ़ रहे हो ये कुछ भी काम नहीं आएगा वहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी बैंकिंग इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें जो कंपनीज होती हैं इनका अलग तरह से अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, अलग तरह से किया जाता है। सीएमए इंटर का ग्रुप 2 में आप इसे पढ़ोगे, ठीक है ना। बहुत इतना। अब लो हमारा बेसिकली सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब हमारा क्या आ गया, 1.1 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है और फिर कुछ ये है, और फिर नेक्स्ट में हमारा स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 ही चलेगा। लेकिन चैप्टर नंबर 1 का क्या चलेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 का 1.2 यूनिट 1.2 कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूंगा कि जो छोटे मोटे क्वेश्चन है, जो ये फिल इन ब्लैंक्स है, ये जो एमसीक्यू है, ये नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट मैं करा दूंगा, यानी लेक्चर नंबर 7 में। और लेक्चर नंबर 8 से हम लोग क्या स्टार्ट कर लेंगे, लेक्चर नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट ये कर लेंगे 1.2। अच्छा, एक बात और है, अगर आप लोगों को ये एमसीक्यू फिल इन ब्लैंक्स आप खुद ही कर सकते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं लेक्चर नंबर 7 से ही सीधा मैं आपका 1.2 स्टार्ट कर दूंगा। और अगर आपको करना ये सब क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए हुए हैं तो लेक्चर नंबर 7 में पहले मैं क्वेश्चन करा दूंगा और फिर लेक्चर नंबर 8 से मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके शेयर करना।
क्योंकि शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और आपके लिए टाइमली वीडियो आती रहेगी। दूसरी बात ये है कि मैंने क्या किया है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको 9 से 10 बजे के बीच में आपको सुबह में मॉर्निंग रेगुलर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो टाइमली आके वीडियो देख लेना और शेयर कर देना। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर टेलीग्राम ग्रुप बना दो, टेलीग्राम ग्रुप बना दो। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको टेलीग्राम के बारे में पता नहीं है, किसी को टेलीग्राम ग्रुप बनाना है कि व्हाट्सअप ग्रुप बनाना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सा ग्रुप बनाऊँ, व्हाट्सअप का बना दूँ या टेलीग्राम का बना दूँ, जिससे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर शेयर कर देना, जितना कर सकते हो, फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ शेयर कर सकते हो कर देना। ठीक है, देखो दिक्कत ये है कि अगर शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, टाइमली वीडियो मिलती रहेगी। जरूर शेयर करो, व्हाट्सअप पे कर दो, फेसबुक पे कर दो, जहाँ कर सकते हो शेयर, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ कर सकते हो हर जगह कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोज़ सुबह 9 से 10 बजे के बीच आओ और अपनी वीडियो देख के जाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।